नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने अब्राहम एकॉर्ड के बारे में बात किया था। अब बात करेंगे उसके आगे। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में है। एक टॉपिक और कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, यहाँ पर 21वां SCO शिखर सम्मेलन के बारे में है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जानते होंगे आप इसके बारे में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 21वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया। हाइब्रिड रूप में हुई है। हाइब्रिड रूप में का मतलब कुछ लोग वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से भी प्रेजेंट थे और कुछ लोगों ने वर्चुअली भी संबोधित किया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीडियो लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था, एड्रेस किया था, और वहीं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वहाँ पर प्रेजेंट भी थे। ठीक है, दुशांबे में। क्लियर है। चलिए, यहाँ पर बात करें अगर तो भारत और पाकिस्तान को SCO की सदस्यता कब मिली थी? तो जब 2017 में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, हालांकि अस्ताना का नाम अब बदल करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। ठीक है, तो अस्ताना में जब बैठक हुई थी SCO की 2017 में, तब भारत और पाकिस्तान को ऑफिशियली SCO का मेंबर बना दिया गया था आधिकारिक रूप से। तो इस सम्मेलन की क्या खास बात है? 21वें की खास बात है कि ईरान को भी SCO में शामिल करने की बात हो रही है कि ईरान को भी SCO की स्थायी सदस्यता दे दी जाए। ठीक है, अभी कितने मेंबर हैं SCO में? तो अभी 8 मेंबर हैं टोटल। कौन कौन से मेंबर हैं? भारत, पाकिस्तान, चाइना। 3 तो आप याद रखिए, भारत, पाकिस्तान और चाइना। एक राष्ट्र और शामिल करिए, रूस के बाद जो भी, अब इसके बाद ये 4, भारत, पाकिस्तान, रूस, चाइना। इसके बाद जो भी देश हैं वो मध्य एशिया के देश हैं। कौन कौन? जो हमने पिछले वीडियोज़ में मैप भी देखा था, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। इसमें एक देश नहीं दिख रहा आपको, तुर्कमेनिस्तान। तो अब आपको तुर्कमेनिस्तान याद रखना है कि SCO में तुर्कमेनिस्तान नहीं है। बाकी जो मध्य एशिया के देश हैं सारे तान, ठीक है, वो तो शामिल ही हैं। इसमें अफ़गानिस्तान भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अफ़गानिस्तान तो मिडिल ईस्ट नहीं, कभी उसको साउथ एशिया में शामिल किया जाता है, कभी मध्य एशिया में। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के बारे में ध्यान रखना। अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 2 कंट्री इसमें शामिल नहीं है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर जो SCO की बैठक हुई, ये हमने इसके बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन है। इसका जो आयोजन वो भारत की अध्यक्षता में किया गया और वर्चुअली हुआ है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत के पास थी और नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता किया वर्चुअली। तीसरी बार ऐसा था कि जब ये अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखना, ये दूसरी बार था जब मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया, क्योंकि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इस बीच में 2016 में भी ब्रिक्स की जो शिखर सम्मेलन था वो गोवा में हुआ था, तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये जो शिखर सम्मेलन था 13वां, इसकी थीम क्या थी, सेंट्रल थीम क्या थी इस बार? तो ब्रिक्स एट 15, क्योंकि ये जो है ब्रिक्स को स्थापित हुए 15 साल लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। क्लियर। देख सकते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो है एक एक्रोनिम है। इसमें वर्ल्ड की जो लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, लाइक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये इसमें शामिल है। जो ब्रिक्स वर्ड आया था वो 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील के द्वारा कॉइन किया गया था और इन्होंने कहा था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसमें 4 देश, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। इसमें साउथ अफ्रीका को इन्होंने शामिल नहीं किया था और बोला था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनको मिलाकर के एक ग्रुप बनाया जा सकता है जिसको ब्रिक कहा गया। ठीक है, बाद में चल करके 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इन्वाइट किया गया इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो 2010 के बाद ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इस बार इसकी 15वीं वर्षगांठ भी है। और ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखें तो कौन कौन से लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट किए। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं इसमें, और कोई ख़ास बात नहीं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर, जो ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज़्म, ये ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज़्म, ये ब्रिक्स देशों की एक अन्य नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है इन लोगों ने ग्रीन टूरिज़्म के बारे में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021। छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? व्लादिवोस्टॉक में किया गया। 2015 के बाद से जो
पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, इसका जो हर बार आयोजन होता है वो व्लादिवोस्टॉक में ही होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है? तो रसिया का जो फार ईस्ट क्षेत्र है, सुदूर पूर्व हिस्सा है, वहाँ पर विकास गतिविधियाँ बहुत कम हुई हैं। तो दुनिया के जो कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इनवाइट किया जाता है इस सम्मेलन के माध्यम से कि आ करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। और कोई यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ध्यान रखना। इस बार की इसकी थीम क्या है? परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर, द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द फार ईस्ट इन ए वर्ल्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ज़रा सा आप मैप देखिए, ये रसिया का फार ईस्ट रीजन ये है, ठीक है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, पूरा रसिया तो यहाँ तक आता है, ये पूरा नीचे तक, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा एरिया किसका है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो रसिया है। आप यहाँ देखें, ये है रूस का पूरा मैप। तो ये वाला हिस्सा जो है रसियन फार ईस्ट है, और यहाँ पर साइबेरिया, ये यूराल, ये नॉर्थ वेस्टर्न रसिया, वोल्गा, सेंट्रल रसिया, सदर्न रसिया, तो इस रीजन की बात होती है। और यहीं पर है व्लादिवोस्टॉक। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और मोदी जी ने भी इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी वहाँ पर उपस्थित थे। मोदी जी ने तो वर्चुअली संबोधित किया था, लेकिन हरदीप सिंह पुरी वहाँ पर प्रेजेंट थे। इसके अलावा चूँकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो हमारी कंपनियाँ भी वहाँ पर प्रेजेंट थी। कौन कौन सी? गेल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC विदेश लिमिटेड। देखिए, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी ONGC है, तो ये जो भारत में काम करती है, और इसी की जो विदेशी शाखा है उसको VL बोलते हैं, विदेश लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बार किसके पास थी? तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के पास थी, और ब्रिटेन में ये इसका आयोजन किया गया कार्नवाल में, ठीक है, कार्नवाल। और यहाँ पर देखें इसमें, तो इस बार की इसकी थीम क्या रही है? तो बिल्ड बैक बेटर, ठीक है, बिल्ड बैक बेटर, ध्यान रखना इसको, बिल्ड बैक बेटर। और इसमें इस शिखर सम्मेलन में यूके ने 4 देशों को गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में इनवाइट किया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना, 4 देश, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका को गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में इनवाइट किया था। साथ में ये भी बात हुई थी कि जो विकासशील राष्ट्र हैं उनको 870 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी। G7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में इसको बनाया गया था, गठन किया गया था। और इसमें पहले आप कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए एक बार। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका देखेंगे जब, तो वहाँ पर आपको US और कनाडा मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यूरोप में आएंगे और यहाँ पर एक जापान, ठीक है। और जब आप यूरोप में आएंगे तो बाकी देश जो है वो यूरोप के हैं, जैसे यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो इस तरीके से 7 हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 7 G7 कंट्रीज़ है, ये G20 के भी हिस्से हैं, और भारत तो G20 का हिस्सा ही है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो G7 है वो कभी G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, एनेक्स कर लिया, तब जाकर के इसको G8 से रसिया को बाहर कर दिया गया और G8 G7 बन गया, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर एक बात और है, G7 में एक और मुद्दे पर सभी नेताओं ने सहमति व्यक्त किया। वो क्या है? ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स। कंपनियों के प्रॉफिट पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स कहलाता है। तो इसमें सभी नेता इस बात पर सहमत हो गए कि जो मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स होना चाहिए वो ग्लोबली वो होना चाहिए कितना? 15% तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी एक नया आया, जो पूरी दुनिया में इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए, जैसे चाइना का बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव है, इसी को काउंटर करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का नया कॉन्सेप्ट लाया गया, और दुनिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और जो गरीब राष्ट्र है और इनके कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, वहाँ पर इंफ्रा का विकास करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर हमारे मोदी जी ने भी वहाँ पर वर्चुअली संबोधित किया, क्योंकि वहाँ पर जा नहीं पाए हैं। और पहली बार अगर मोदी जी ये लॉकडाउन वगैरह जब से 2020 में लगा था, अगर कहीं गए हैं विदेश यात्रा पर, तो वो बांग्लादेश गए हैं। हम पहले देख चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। और ध्यान रखना, ये दूसरी बार है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। इससे पहले भी वो जो बियारिट्ज़ फ्रांस में हुआ था G7 का सम्मेलन, वहाँ पर भारत को गुडविल पार्टनर के रूप में इन्वाइट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 9वां मंत्रि स्तरीय सम्मेलन।
तो हार्ट ऑफ एशिया क्या है? हार्ट ऑफ एशिया जो है वो अफ़गानिस्तान और इसके आसपास के रीजन में पीस स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। तो इसका जो 9वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन है वो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसके सह अध्यक्षता किसने किया? तो 2 देशों ने किया, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्रियों ने किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस बार का इसका ध्येय वाक्य क्या था? क्षेत्रीय सुरक्षा पर इस्तांबुल प्रक्रिया और सुरक्षित और स्थिर अफ़गानिस्तान के लिए सहयोग। हालांकि अब तो यहाँ पर सुरक्षित और स्थिर अफ़गानिस्तान के लिए सहयोग की बात हो रही है। अब तो जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। 30 मार्च की घटना है और 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए भारत में भी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस का 6ठा मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2016 में, ध्यान रखना, अमृतसर में। क्लियर? आगे चलते हैं और देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और अफ़गानिस्तान में प्रस्तावित है। इसकी जो 10वीं मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन होगा 2022 में वो अफ़गानिस्तान में प्रस्तावित है। अब अफ़गानिस्तान में होगा या नहीं वो तो बाद की बात है। आगे चलते हैं। क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन, क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इनके नेताओं की जो पहला शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन 12 मार्च 2021 को किया गया, वर्चुअली किया गया था। ठीक है, इसमें 4 देश हैं, आप जानते हैं। चारों देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस समय जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन है आपको बताना है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इन 4 देशों ने यहाँ पर मार्च में क्वाड पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इनके द्वारा। अब अगर बात करें तो इसमें एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इसका टाइटल क्या था? द स्पिरिट ऑफ क्वाड। क्या नाम था? द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। ठीक है, और यहाँ पर द क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप, देशों ने वैक्सीन पार्टनरशिप को लेकर भी एक समझौता किया। बोला गया इसमें कि 1 बिलियन खुराकें उपलब्ध करवाई जाएगी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को 2022 तक। 1 बिलियन का मतलब कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखना ये तो वर्चुअली हुआ था। तो क्या अभी हाल ही में जब आपने देखा होगा मोदी जी की यात्रा थी अमेरिका की, तो वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में जो बाइडेन की मेज़बानी में व्यक्तिगत उपस्थिति मतलब इन पर्सन पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जब एग्जाम में आएगा, वर्चुअली पूछा है या इन पर्सन पूछा है। अगर वर्चुअली पूछा है तो वो सम्मेलन मार्च में हुआ था, और अगर वो व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पूछा है तो वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर सितंबर में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स और अमेरिका, 3 देश के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सितंबर की फ़ोटो है अभी जब मोदी जी वहाँ पर गए हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये हम पहले बात कर चुके हैं कि आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, ब्रंटलैंड जो कमीशन था उसी के तहत एक रिपोर्ट आई आवर कॉमन फ्यूचर, और उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना इस बार की इसकी थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। क्लियर? और हमारे मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था फरवरी 2021 में। पूरी तरीके से डिजिटली था। और यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, और यहाँ पर टेरी वर्ड आया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। यहाँ पर टेरी के बारे में आपको बता दूं कि इसने एक बैक्टीरिया बनाया है, ऑयल जैपर जिसको बोलते हैं, तेल खाने वाला। ये जो समुद्रों में ऑयल स्पिल कर जाता है तो उस तेल को खाने के लिए ये बैक्टीरिया बनाया गया है, जो उस ऑयल को क्या करता है? CO2 और जल में तोड़ देता है, ऑयल जैपर। ठीक है, ये एक खुद से बनाया गया बैक्टीरिया है। इसको हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। ठीक है, जब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जीवों या पेड़ पौधों इनका यूज़ किया जाता है तो इसको बोला जाता है जैव उपचार या बायो रिमेडिएशन। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चौथा, वन प्लैनेट समिट। देखिए यहाँ पर अगले संस्करण की बात की गई है 2022 के लिए, तो आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे इसको बिल्कुल भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है चौथा, वन प्लैनेट समिट। देखिए अब क्या हो रहा है? वन की बात हो रही है, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड की बात हो रही है, वन हेल्थ की बात हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर वन प्लैनेट की बात हो रही है। वन हेल्थ क्या होता है?
वन हेल्थ का मतलब है कि जो मनुष्य है उसका जो हेल्थ इस बात पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट का हेल्थ कैसा है और जो हमारे आसपास जीव जंतु पशु हैं उनका हेल्थ कैसा है। क्या अगर पशु अस्वस्थ है तो क्या इंसान स्वस्थ हो सकते हैं? नहीं। जैसे मुर्गी वगैरह में जब बीमारी फैलती है तो पशु ये इंसान को भी तो प्रभावित करती है। यहाँ पर इन्वायरमेंट अगर प्रदूषित है तो क्या मनुष्य स्वस्थ रह सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ साथ पशुओं को भी हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जो इंसान है वो स्वस्थ रह सकता है। इसी संदर्भ में वन प्लैनेट का भी एक कॉन्सेप्ट है। ये चौथा समिट है, हाइब्रिड रूप में इसका आयोजन किया गया और देख सकते हैं इसके बारे में। इसका जो आयोजन है वो फ्रांस के द्वारा इस बार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ और वर्ल्ड बैंक इनके सहयोग से संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए इस बार की इसकी थीम क्या रही है? तो प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें, लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, वन प्लैनेट समिट। ठीक, और ध्यान से देख लीजिए, ये चौथा है। तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 2017 में, जब COP21 को अपनाया गया था 2015 में, तो उसके 2 साल बाद 2017 में। ठीक है, और उसके बाद 2018 में हो गया दूसरा, और जो तीसरा संस्करण था वो हुआ था नैरोबी में, और जो दूसरा समिट था वो हुआ था न्यूयॉर्क में, तीसरा केन्या की राजधानी नैरोबी में, और चौथा कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक है, वन प्लैनेट क्या है? तो वन प्लैनेट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंटरनेशनल इवेंट है जो फोकस करता है इस बात पर ऑन बायोडाइवर्सिटी टू मोबिलाइज कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, पारितंत्र का संरक्षण करना, एंड मेक लिंक्स टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, पारितंत्र जब ठीक रहेगा तभी इंसान का स्वास्थ्य क्या रहेगा? ठीक रहेगा। नेक्स्ट है तीसरी ISA सभा के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में है। इसकी तीसरी सभा का आयोजन वर्चुअली संपन्न किया गया 14 से 16 अक्टूबर 2020 में, ध्यान रखना। ठीक है, और ध्यान रखना तो ये तीसरी है, तो पहली और दूसरी कब हुई है? तो पहली जो सभा हुई थी वो भी अक्टूबर में ही हुई थी ग्रेटर नोएडा में, और जो दूसरी हुई थी वो कब हुई थी? नई दिल्ली में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होता है। ठीक है, तो नई दिल्ली में दूसरी हुई और पहली जो हुई थी वो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आज के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, या गुड़गांव पहले बोला जाता था, नाम चेंज कर दिया गया। जब ये बैठक हुई है तो इसमें जो फ्रांस है और भारत, मतलब भारत और फ्रांस को, क्योंकि ये इसके संस्थापक देशों में शामिल है, तो इनको अगले 2 साल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। किसको? भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 नए उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया गया। कौन कौन से उपाध्यक्ष? देखें, फिजी और नौरू को एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, ये दोनों द्वीपीय देश हैं, फिजी और नौरू। मॉरिशस और नाइजर, आप जब इंडियन ओशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे मॉरिशस और नाइजर, अफ्रीकी क्षेत्र के लिए। ठीक है, मॉरिशस तो यहाँ पर पूरा आपको आइलैंड है, और नाइजर वो अफ्रीका का एक देश। UK और नीदरलैंड ये यूरोप के क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष हैं, और क्यूबा और गुयाना ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए, क्योंकि क्यूबा कहाँ पर आपको मिलेगा? अटलांटिक ओशन में मिलेगा, 0 डिग्री के ऊपर। ठीक है, अमेरिका के पास में। तो क्यूबा और गुयाना को लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट इस ISA सभा के द्वारा समर्थन व्यक्त किया गया, उसको क्या नाम है उसका? वर्ल्ड सोलर बैंक। ठीक है, वर्ल्ड सोलर बैंक, विश्व सौर बैंक। इसके अलावा यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट अब यहाँ पर इसके द्वारा तैयार की जाने लगी। ईज़ ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट 2020 ये भी इसके द्वारा तैयार की गई है। इसमें एक संस्था और शामिल है, अर्नेस्ट एंड यंग, इसकी साझेदारी से मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अब क्या किया गया, ISA के द्वारा सोलर क्षेत्र में कार्य करने वाले देशों के साथ साथ संस्थानों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार है उसको दिया गया। देख सकते हैं विश्वेश्वरैया पुरस्कार को एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए जापान को दिया गया, और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया। ठीक है, जो विश्वेश्वरैया पुरस्कार उसको एशिया पैसिफिक के लिए जापान को और यूरोप के लिए नीदरलैंड को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। वैश्विक महामारी के मद्देनज़र ISA ने सदस्य देशों में ISA केयर्स की स्थापना की घोषणा किया है। ध्यान रखना है, कोविड-19 की वजह से ISA केयर की भी स्थापना की गई है, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सौर ऊर्जा की तैनाती की जा सके। मतलब कि हेल्थ सेक्टर में जहाँ जहाँ पर भी सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है, ये जो ISA केयर है इसके माध्यम से इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने बात किया था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड,
का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लाया गया। ठीक है, कि दुनिया में चूँकि सूरज तो सबके लिए एक है, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहता है, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। तो अगर सबके लिए एक ग्रिड बना दी जाए तो जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे जहाँ पर एनर्जी की कमी है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS, ठीक है, तो देख सकते हैं इसके बारे में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फिक्की का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आज़ादी से पहले ये संस्था बन गई थी फिक्की, ठीक है। और यहाँ पर इसके द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन वर्चुअली किया गया। ध्यान रखना इसमें कौन कौन शामिल है, ISA शामिल है प्लस फिक्की शामिल है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 में लिथियम आयन बैटरी के लिए जिनको नोबेल मिला था उनका नाम क्या है, स्टैनली विटिंघम, ठीक है। स्टैनली विटिंघम के साथ में और भी थे, जॉन बी गुडएनफ और अकीरा योशिनो, इन लोगों को मिला था। तो इसमें स्टैनली विटिंघम भी शामिल थे। और इसके अलावा सोलर इम्पल्स फाउंडेशन, ये जो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, इसके हेड बर्नार्ड पिक्काई, ये लोग भी वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो इस वजह से ये जो सम्मेलन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय चुनाव के बारे में, कहाँ पर नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनकी नियुक्ति हुई है, तो उसके बारे में देखते हैं। कनाडा में चुनाव हुआ और जस्टिन ट्रूडो को 338 में से 158 सीटें मिली है। हालांकि बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो फिर से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बन गए हैं। और इसमें 17 सीटें जो है वो भारतवंशियों ने जीती, भारतीय मूल के जो लोग हैं। आगे चलते हैं, मोरक्को में संसदीय चुनाव हुआ और मोरक्को में संसदीय चुनाव के बाद यहाँ पर वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने, उनका नाम क्या है, अजीज़ अखनौज। क्या नाम है, अजीज़ अखनौज, ध्यान रखना है, अजीज़ अखनौज मोरक्को के प्रधानमंत्री नए बने हैं, ठीक है। उनकी पार्टी का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। जाम्बिया में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो यहाँ पर उनको एक नाम है, आप ध्यान से देखिएगा, हाकैंडे हिचिलेमा, ठीक है। क्या नाम है, हाकैंडे हिचिलेमा। इनको यहाँ पर राष्ट्रपति बनाया जाता है किस देश में, तो अभी हमने देखा ये जाम्बिया की बात हो रही है, हाकैंडे हिचिलेमा, ठीक है। इनको नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। आगे चलते हैं, ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी की जगह अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी, बस इब्राहिम रईसी आप नाम याद रखिए, इब्राहिम रईसी। ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन बने, अमातुल्ला सैयद इब्राहिम रईसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव। सीरिया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो ये बशर अल असद जो है वो पिछले कई वर्षों से अमेरिका यहाँ के सीरिया के राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं बार बार, ठीक है। बशर अल असद, ध्यान रखना है, बशर अल असद जो है वो 2000 से ही, मतलब लगभग 21 साल हो गए इनको सीरिया के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हुए। वियतनाम में विधायी चुनाव हुआ। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है और साउथ ईस्ट एशिया में जब ये चुनाव हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह की बात नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव। जिबूती में राष्ट्रपति, जिबूती आप जानते हैं कहाँ पर है, जब अफ्रीका में आप देखेंगे हॉर्न ऑफ स्प्रिंग जो है तो यहीं पर आपको देखने को, यहाँ सोमालिया फिर यहाँ जिबूती देखने को मिलेगा, ठीक है। जिबूती में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और यहाँ पर वर्तमान राष्ट्रपति जो इस्माइल उमर गुलेह 5वीं बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हुए हैं। मतलब ये पिछले 5 बार से 4 बार तो प्रेसिडेंट थे ही, इस बार भी इन्हें ही जीत मिली है, इस्माइल उमर गुलेह, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नीदरलैंड में चुनाव हुआ 2021 में और देख सकते हैं इसमें कौन है, इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री जो मार्क रूटे की पार्टी है, ठीक है, मार्क रूटे की पार्टी, इसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली और सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरती है और मार्क रूटे ही एक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे, ठीक है। मार्क रूटे, क्या नाम है, मार्क रूटे, ध्यान रखना, नीदरलैंड। और ये जो मार्क रूटे हैं 4थी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है। आगे चलते हैं, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है, क्यों, अभी आप देखिएगा। एस्टोनिया की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो काजा कल्लास, ठीक है। क्या नाम उनका, काजा कल्लास ने बाल्टिक राष्ट्र, ये बाल्टिक देश जो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, तो काजा कल्लास ने एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री
बनती हैं, इस रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्या इसके लिए चुनाव हुआ था? तो नहीं। एस्तोनिया की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे जूरी रतास, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से फिर काजा कल्लास ने एक पार्टी के साथ मिल करके मंत्रिमंडल का गठन किया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एस्तोनिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके दोनों शीर्ष पदों पर, टॉप मोस्ट जो पद है प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का, दोनों पर ही महिलाएं हैं। तो काजा कल्लास तो प्रेसिडेंट हो गई, और यहाँ पर देखिए हम केस्टी कलजुलैद ये प्रधानमंत्री, ध्यान से देखिएगा, ये सॉरी प्रधानमंत्री तो काजा कल्लास हो गई, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है देख सकते हैं आप, केस्टी कलजुलैद। ठीक है, तो दोनों पदों पर यहाँ पर महिलाएं हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा भी देश है। आगे चलते हैं, सादिर जापारोव ये किर्गिजिस्तान के नए राष्ट्रपति बने। ठीक है, किर्गिजिस्तान मध्य एशिया का एक देश हमने देखा था। सादिर जापारोव, बस नाम आपको याद रखना है, ये तो नहीं पूछा जाएगा किस पार्टी के हैं। ठीक है, रोमानिया के नए प्रेसिडेंट, रोमानिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया? तो आप देख सकते हैं फ्लोरिन सीटू। ठीक है, फ्लोरिन सीटू ये रोमानिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फ्लोरिन सीटू, आपको ध्यान रखना है। आगे कुवैत के प्रधानमंत्री की पुनर्नियुक्ति, मतलब जो अभी पहले प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें फिर से नियुक्त कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। ठीक है, शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, ध्यान रखना है, शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। ठीक है, कुवैत के प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति फिर से की गई। घाना में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, अफ्रीका का एक देश है, और जो अफ्रीका में आम चुनाव हुआ है वहाँ पर इनका नाम क्या है, इनको फिर से राष्ट्रपति बनाया गया, नाना अकुफो एड्डो। क्या नाम इनका? नाना अकुफो एड्डो, ये नाम ही ऐसा है, अब इसमें क्या कर सकता हूँ। ठीक है, नाना अकुफो एड्डो घाना के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, ये तो आप जानते ही हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने इस बार चुनाव जीता, और जो अमेरिका के सबसे उम्रदराज इस समय प्रेसिडेंट हैं कौन? जो बाइडेन, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ठीक है, और कमला हैरिस जो अमेरिका की पहली महिला हैं, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि कोई महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और साथ में पहली अश्वेत भी हैं और पहली एशियाई मूल की है, क्योंकि भारत, इनकी जो माँ थी श्यामला गोपालन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई में। ठीक है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जब हुआ करती थी मद्रास तब। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम इन आपदाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ है समझने को भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।